ये आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 10 की चैप्टर फर्स्ट जो दिया गया है पाचन। पाचन क्या होता है और उससे संबंधित सभी रिलेशंस आपके सामने दिए गए हैं। इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे और इन्हीं सब का वर्णन करके आपको हम समझाएंगे। पहली बात तो ये कि मनुष्य को भोजन की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो मनुष्य जो होता है उसे ऊर्जा की अपार कमी होती है। ऊर्जा की अपार कमी होती है तो ऊर्जा की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमारा रहा पाचन। पाचन तंत्र का ये संपूर्ण जो है चित्र है। चलिए इस पर हम देखते हैं। इस चित्र में पहले क्या दिया गया है, नसिका। ये क्या दिया गया है, नाक। ये क्या है, नसिका। जैसे कि यह आपका नाक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये चीज है नसिका। जो नाक होता है इसमें थोड़े से जब नाक से अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मान लीजिए नाक, इसके अंदर नाक का छिद्र पाया जाता है। क्या होता है, नासा छिद्र। ये नाक होता है, नाक में एक छिद्र होता है जिसे जब छिद्र में प्रवेश करेंगे, जैसे मान छिद्र में थोड़ा सा अंदर की ओर देखेंगे, वहां पर रोए होते हैं। उनका कार्य क्या है, रोओं का कार्य क्या है, वह जब मनुष्य यानी जब भी मनुष्य सांस लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते समय धूल कण अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए रोएं उन धूल कण को रोकता है। अब रही बात इसकी नसिका की। नसिका क्या होती है, नसिका क्या होती है। नसिका देखिए, नसिका में तरल द्रव पाया जाता है। तरल द्रव पाया जाता है। यह करता क्या है, जो धूल कण रोम से छन करके वायु जब जाती है तो उसमें भी धूल कण पाए जाते हैं, तो वह धूल कण उसमें चिपक जाते हैं। नसिका में क्या होता है, जो नसिका में जो तरल, यहाँ पर तरल द्रव जो भरा रहता है उसमें क्या होता है, यह चिपक जाता है। अब उसके आगे देखिए, यह आगे जाके यह पॉइंट जो दिया गया है ग्रहणी। ग्रहणी के ऊपर दिया गया है, ये जो होता है ये ग्रहणी। ग्रहणी में ठीक है, यह नाक नसिका ये नासा गुहा हो जाता है। यानी कि ये पॉइंट क्या है, नासा गुहा। ये पॉइंट क्या है, नासा गुहा। नासा गुहा से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे ग्रहणी की ओर जाएंगे। ये ग्रहणी है, ग्रहणी आगे जाकर के अमाशय में खुलेगी। ग्रहणी आगे जाकर के अमाशय में ग्रास नली से होती हुई अमाशय में जाएगी। ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाएगी। अब मुख का हम देखेंगे, यह आपका ऊपर का ओठ, यह आपका नीचे का ओठ। यानी कि यह क्या होता है, ऊपर का ओठ, यह क्या होता है, नीचे का ओठ। तो इन दोनों होठों के जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें दिखाई देता है दांत। क्या दिखाई देता है, दांत। दांत बेटा 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, कृंतक, जिससे हम काटते हैं कोई भी पदार्थ को, यानी जैसे हम लोग आम हुआ, सेब हुआ, जब काटते हैं सम्मुख के 8 दांत आपके क्या होते हैं, कृंतक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कृंतक होते हैं। और उसके बाद जिससे हम गन्ना फाड़ते हैं, धागा काटते हैं, आदि ऐसे कार्य हम लोग करते हैं, जिसे दातुन हुआ, ठीक है ना, फाड़ना होगा। यानी कि कोई भी उसे जब फाड़ने की बात आती है उस दांत का प्रयोग होता है। किस दांत का, रदनक। यानी पहले कृंतक हो गया, उसके बाद की बात क्या होती है, रदनक। ठीक है ना, पहले वाले कृंतक, उसके बाद रदनक। रदनक के बाद क्या होता है, अग्र चौड़क। क्या होता है, अग्र चौड़क। फिर उसके बाद क्या होता है, चौड़ा। ठीक है, अब यह हो गया दांत। अब देखिए दांत तो 4 प्रकार के हो गए, चारों प्रकार आपको हम बता दिए। 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार हम आपको क्या किए, बता दिए। अब 4 प्रकार के थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो यह आपका होता है जीभ। क्या होता है, जीभ, जिसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ, नीचे और ऊपर दोनों तरफ लाल ग्रंथि होती है। क्या होती है बेटा, लाल ग्रंथि होती है, यानी कि लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में लाल ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 जोड़ी। कितनी होती है, 3 जोड़ी। यानी कि 3 3 6। 3 जोड़ी का मतलब होता है, एक जोड़ी में होता है 2, तो 3 जोड़ी में हो गए 6। तो 3 3 कितने हो जाते हैं बेटा, 6। यानी कि हमारे शरीर में लाल ग्रंथियां कितनी होती हैं, 6। अब आगे देखिए, लाल ग्रंथियां 6 होती हैं। अब मुख में क्या होता है, ये लाल ग्रंथियों का कार्य क्या है, मुख में लार क्या होता है, लार बनाए रखना। मुख में लार बनाए रखना। लार बनता क्यों है, ताकि मुख सूखे ना, प्यास ना लगे। ठीक है, और एक काम और है लार का, वह ये होता है कि जब भोजन को हम लोग मुख में डालते हैं तो दांतों से चबा चबा कर हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं,
लुगदी बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि छोटे छोटे खंड कर देते हैं, छोटे छोटे भाग कर देते हैं। किसके? इस हम दांत की बात कर रहे हैं। तो यह तभी संभव है जब जीभ उसमें अहम भूमिका निभाएगी, और लार अपना अहम भूमिका निभाता है। जीभ क्या करता है? जीभ को जो यानी भोजन को हम ग्रहण करते हैं, जीभ उसे उलट पलट करके दांतों में पुनः प्रवेश करवाता है। तो लार करता है, क्या करता है? जब जीभ भोजन को उलटता और पलटता है तो लार उसमें रसांकुर होते हैं, यानी मिल जाते हैं, बूंद बूंद करके गिरते रहते हैं, जिससे भोजन में क्या होता है? भोजन मिल जाता है। जब भोजन में मिल जाता है तो वह लुगदी बन जाती है, और लुगदी बन जाने के बाद हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो वह क्या होता है? ग्रसनी से होती हुई, ठीक है ना, ग्रसनी से होती हुई और ग्रास नली में आती है, यानी वही नली से होती हुई वह अमाशय में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अमाशय में चली जाती है। जब अमाशय में चली जाती है तो अमाशय में होता है HCl। क्या होता है? HCl। उसका कार्य क्या है? भोजन को पचाना, यानी भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। अम्लीय क्यों बनाता है? ताकि भोजन सड़े न। और अधिक अम्लीय होने पर क्या होता है? पित्ताशय से पित्तरस स्रवित होता रहता है, जिससे अम्ल अधिक मात्रा में बढ़े ना। अम्ल अधिक मात्रा में जब बढ़ जाता है तो नुकसान करता है। इसीलिए अम्ल जो भोजन है अम्लीय ना बन पाए, अधिक मात्रा में अम्लीय ना बन पाए, इसलिए क्या करता है? पित्तरस स्रवित होता रहता है। अब अमाशय से क्या होता है? जब भोजन अमाशय से चलता है, क्या होता है? अमाशय से चलता है, तो वह जब इसमें कुछ पाचन हो जाता है, इसमें क्या होता है? पाचन हो जाता है, तो छोटी आंत में चला जाता है। किसमें चला जाता है? छोटी आंत में। जब छोटी आंत में चला जाता है तो भोजन कुछ अम्लीय बचा रहता है। क्या होता है? कुछ भोजन अम्लीय होता है, तब उसमें आग्नेयाशय रस प्रवेश करता, बूंद बूंद गिरता है। क्या होता है? आग्नेयाशय रस उसमें गिरता है, उसमें मिल जाता है। तब वह छोटी आंत से होती हुई आपकी बड़ी आंत में जाती है। छोटी आंत 7 फुट की होती है। कितने फुट की होती है? 7 फुट की होती है। अब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत, ये आप देखिए, यहाँ से ये जो दिया गया ये सभी छोटी आंत है। अब छोटी आंत से जब बड़ी आंत में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। तो ध्यान दीजिएगा, जब बड़ी आंत में भोजन प्रवेश करता है तो छोटी आंत में कुछ जो पाचन बचा होता है, उसके बाद बड़ी आंत में भोजन पच जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपको जो दिख रहा है वह अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स के थोड़ा सा ऊपर ही क्या होता है? छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, जहां पर जो ठोस पदार्थ जो होते हैं, छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं। छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं। तो बड़ी आंत में प्रवेश जब होता है तो वह भोजन इधर से होते हुए यहाँ पर आपका मलाशय में चला जाता है। कहाँ जाता है? मलाशय में चला जाता है। मलाशय में जाने के बाद वह गुदद्वार के द्वारा हम लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देख लीजिएगा। अंतर्ग्रहण, देखिए इसमें 5 टॉपिक पाई जाती है। ठीक है ना, पाचन में 5 टॉपिक है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा मल परित्याग। अब भोजन का देखो अंतर्ग्रहण क्या होता है, यानी मनुष्य भोजन को अपने मुंह में डालता है, उसके बाद निकल जाता है, यही हो जाता है भोजन का अंतर्ग्रहण। अब आता है पाचन। मनुष्य क्या होता है? भोजन को, ठीक है ना, भोजन को भौतिक क्रिया द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा, क्योंकि भोजन अविलीय होता है, घुलनशील नहीं होता, वह चाहे भौतिक क्रिया से या फिर रासायनिक क्रिया से। इन दोनों क्रियाओं कौन कौन? भौतिक और रसायन। इन दोनों क्रियाओं द्वारा भोजन जब घुलनशील बनता है, क्या होता है? भोजन जब घुलनशील बनता है वह पाचन में आ जाता है। तो ठीक है, वह क्या होता है? पाचन में आता है। पाचन के बाद क्या होता है? जब इसके बाद जब अवशोषण की बात आती है, उसमें क्या होता है? वसा। क्या होता है? वसा और अम्ल अवशोषण हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका स्वांगीकरण में, जहां विटामिन, ऊर्जा और जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण जब हो गया तब जो भोजन होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, वह कहाँ चला जाता है? मलाशय में। मलाशय में जाने के बाद हम क्या करते हैं? उसे मल परित्याग कर देते हैं, क्योंकि यदि मल परित्याग समय समय पर नहीं होता है तो हम एक बड़े भयंकर बीमारी का शिकार हो जाते हैं।
ठीक है, तो समय समय पर मल परित्याग करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगली आपकी वीडियो मैं आने वाले कल में दूंगा, ठीक है।